वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूँ। शुरू करेंगे आज की क्लास को द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल से। टर्न आउट कॉन्ट्रम इसका टाइटल है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। वैसे इसमें आपको आंकड़े मिलेंगे लेकिन थॉटफुल है, सोचने पे आपको मजबूर करेगा। ये आर्टिकल आपको बताता है रीजंस इस बार लोगों के वोट ना देने का। कम वोटर टर्नआउट हो रहा है, क्यों लोग अपने घर से बाहर आकर के वोट नहीं दे रहे हैं। शुरू करते हैं आर्टिकल को हर रोज़ की तरह विद और क्विज़। जो भी इस क्लास में सीखें मन लगा के सीखें, और क्लास के अंत में इन क्वेश्चंस पे आपको सारी नॉलेज अप्लाई करनी है। ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन तीनों एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे। सब चीज़ों को बेसिक लेवल से लेकर के चलते हैं। तो पूरे जोश के साथ में और मन के साथ में क्लास को शुरू करते हैं। आपको मिलने चाहिए 10 में से 10 मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्लास। चलिए। ऑलराइट, कह रहा जी टर्न आउट कॉन्ट्रम। दोनों ही वर्ड्स आपके लिए नए होंगे। टर्न आउट का मतलब होता है निकल करके आना, हाजिरी देना। अगर स्टूडेंट टर्न आउट की बात हो रही है तो देखा जा रहा है क्लास में कितने बच्चे आए। वोटर टर्न आउट की बात हो रही है तो देखा जा रहा है कितने वोटर्स ने वोट किया। कह रहा है जी इस बार वोटर के टर्न आउट को लेकर के कॉन्ट्रम एक पहेली सी खड़ी हो गई है। कॉन्ट्रम एक ऐसी पहेली है जिसका इलाज, जिसका हल निकालना मुश्किल है। जैसे आपने वो सुना होगा ना बचपन में, मुर्गी आई पहले या अंडा आया पहले। तो ये ऐसी जो पहेलियाँ जिनका कुछ जवाब नहीं है उनको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्ट्रम। कह रहे जी टर्न आउट भी एक पहेली की तरह हमारे सामने है। कह रहे द लो वोटिंग परसेंटेज इन मैनी स्टेट्स इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न। कह रहे जो लो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग का जो कम आंकड़ा है बहुत सारे राज्यों में, स्टेट्स में, वो एक कोज है, एक कारण है कंसर्न का, चिंता का। लोग वोट नहीं कर रहे हैं, बावजूद 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, लेकिन पिछले 5-10 इलेक्शंस में जो वोटिंग हुई है उससे बहुत कम वोटिंग इस बार हुई है। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये साइन इज़ वेरी कंसर्निंग। परसेंटेज की वर्ब है इज़। अब आपको मैं एक बड़ा कूल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। ये परसेंटेज और एक वर्ड होता है परसेंट, इन दोनों के बीच का फ़र्क बता सकते हो? ऐसा क्या मुसीबत आई पड़ी अपने को कि यहाँ परसेंट ना लिख करके परसेंटेज लिखना पड़ा? देखो दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों के अलग यूजेस हैं। अगर कोई आंकड़ा दिया गया हो, यहाँ लिखा हो द लो वोटिंग की जगह 10, ठीक है, और आगे लिखना हो परसेंट, तब आप बोलेंगे 10% टर्नआउट इन मैनी स्टेट्स इज ए कॉज फॉर कंसर्न। जब भी परसेंट को कोई आंकड़ा दे दिया जाता है तो परसेंट ही लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई आंकड़ा ना दिया गया हो, 10, 12, 15, 20, 50, 100, 1000, तो आप फिर परसेंट को अकेला परसेंटेज बना करके लिखते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, याद रहेगा हमेशा लॉजिक के साथ में। आंकड़ा आ गया तो परसेंट, 12%, 20%, 50%। आंकड़ा नहीं आया तो परसेंटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सीखते हुए इस आर्टिकल की सारी वोकैब पर नज़र डालेंगे। 5 वर्ड्स देख लो मोटे मोटे जो इस आर्टिकल में आने वाले हैं। अगर आप एक एस्पायरेंट हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं अपनी इंग्लिश को एक स्टेप आगे ले जाएं, स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप, आपकी अपनी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा गया है। एप्लीकेशन पे आपको मिलेंगे प्रीमियम कोर्सेज, नाम के प्रीमियम कोर्सेज हैं, फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। राइटिंग के कोर्स में आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ऐसे हो, प्रेसी हो, आंसर राइटिंग हो। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए इस कूपन को लगाएं ताकि 499 में अफोर्डेबल कोर्स आपको मिल सके। 50 से 60 घंटे में आप इंग्लिश राइटिंग इस कोर्स के बदौलत सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपको UPSC का कोर्स मिलेगा। पूरा माइग्रेशन करवाया जाता है आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। सारे एस्पेक्ट्स UPSC के कवर्ड हैं। 1350 का एक कोर्स है कूपन के साथ। इसमें CSAT, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, वोकैब, ग्रामर, हर पोर्शन कवर्ड है इन द कोर्स। इसी तरीके से ऐप पे आपको बैंकिंग और SSC के भी कोर्स मिलेंगे, जिसमें बैंकिंग SSC के सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, हैंडल करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर पे आप व्हाट्सएप से टीम से जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। चलिए वोकैब शीट अपनी जूम इन कर दूँ थोड़ी सी, छोटे फ़ोन में देखते हो ना। पहला वर्ड ही है कॉन्ट्रम। अभी समझाया था आपको, मुर्गी या अंडे वाली पहेली जैसा कोई भी पहेली हो कॉन्ट्रम कहलाती है। रिडल भी बोलते हैं पहेली को, एनिग्मा भी बोलते हैं। एनिग्मा एक एडवांस वर्ड है।
मुश्किल पहेलियों और सवालों के लिए यूज़ किया जाता है। आरुषि मर्डर केस इज स्टिल अ कॉन्ड्रम और एनिग्मा फॉर द इंटेलिजेंस एजेंसीज। आरुषि मर्डर केस आज भी एक ना सोल्व होने वाली कॉन्ड्रम है, पहेली है इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, हमारी पुलिस और सीबीआई के लिए। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देख चुके हैं। एनिग्मा मैंने आज आपके क्विज में आपसे पूछा है, ठीक है, याद रखना, पहेली के लिए यूज़ होगा। अगला वर्ड है अपने पास डैम्पन। देखिए डैम्प का मतलब समझते हो गीला, और डैम्पन का मतलब होता है किसी को गीला करना, नम करना। अब देखो नम करना, किसी पे पानी डालना, वो तो है ही, है ना, किसी चीज़ को आपने गीला कर दिया, कपड़े को गीला कर दिया। लेकिन अगर किसी इंसान को गीला करेंगे तो आप उस इंसान के करेज को, उसके अंदर के जोश को ठंडा करते हैं। समझ पा रहे हो भाई? कोई बहुत जोशीला आदमी है, किसी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड है, अगर उस आदमी का जोश आप तोड़ दें, एनकरेजमेंट को ख़त्म कर दें, तो उस आदमी को आप डैम्पन कर रहे हैं। डैम्प से डैम्पन नाम की वर्ब बनाइए। तो चाहे कपड़े को गीला करो, चाहे किसी इंसान का हौसला तोड़ो, डैम्पन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अ ह्यूमिलेटिंग लॉस इन द फाइनल्स हैज़ डैम्पन द मोरल ऑफ द टीम। एक ह्यूमिलेटिंग जो लॉस है, एक शर्मनाक जो हार है, ह्यूमिलेटिंग मतलब जिससे शर्म आ जाए आपको, शर्मनाक हार जो है फाइनल्स में, उसने डैम्पन कर दिया है, नम कर दिया है मोराल को, कॉन्फिडेंस को टीम के। मोराल वर्ड को देख लेना, लास्ट में ई लगा हुआ है। मोराल का मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, और डैम्पन करना यानी उसको तोड़ना। डैम्पन को डिसमे और हम्बल करना भी बोलते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अब देखो डैम्पन से एक ईडियम बनती है डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब, ठीक है। जिन बच्चों को याद है इसका मीनिंग हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में नहीं भी आता हो तो कमेंट्स में डालना। इसका जवाब आपको इसी आर्टिकल में मिल जाएगा जहां इस वर्ड को, ये वर्ड जहां पे आएगा, ठीक है। पहले डाल देना, बाद में सुनने के बाद मत डालना, पहले बताना अगर आपको याद है तो। अगला वर्ड है अनपैरेलल्ड। आपने ज्योमेट्री पढ़ी है ना, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? हिंदी में बोलते हैं समानांतर लाइनें, एक ऐसे एक ऐसे। ऐसी लाइंस जो कभी नहीं मिलेंगी, जिनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर कोई चीज़ अनपैरेलल्ड है तो इसका मतलब ये कि उसके पैरेलल में, समानांतर में, बराबर में कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं अभूतपूर्व। ऐसी कोई चीज़ जो पहले कभी हुई नहीं, उसका कुछ पैरेलल आपको कभी, उसके बराबर जैसा आपको कभी एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं। तो अभूतपूर्व या अनपैरेलल्ड वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम देखेंगे अनप्रेसिडेंटेड। इसको भी तोड़ देते हैं। प्रेसिडेंट यानी मिसाल, प्रेसिडेंट मतलब मिसाल। प्रेसिडेंट नहीं है, ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट तो मुर्मू साहब हैं, ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल, अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसकी कोई मिसाल ना हो। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट्स हैव यील्डेड अनपैरेलल्ड रिटर्न्स। ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए, स्टॉक मार्केट्स ने अभूतपूर्व रिटर्न्स दिए हैं, ऐसी रिटर्न्स दिए हैं जिसका कोई एग्जाम्पल, कोई मिसाल नहीं है। आप इसको मनी मार्केट से, रियल इस्टेट से कंपेयर करेंगे तो ऐसी रिटर्न्स आपको जो मार्केट्स में, स्टॉक्स में मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती। एक एक वर्ड को ब्रेक करके बता रहा हूँ, हर वर्ड की कुछ कहानी होनी चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि एज ए स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, आपको 3000 वर्ड्स, जो ये बड़े बड़े मोटे मोटे वर्ड्स हैं, इनकी कहानियाँ समझ लेनी है, इनकी रूट पकड़ लेनी है, ठीक है। बस यही तो है वोकैब। 50 वर्ड रोज़ याद करके वोकैब नहीं हो सकती। जो कर रहे हैं वो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। एक बार में करो, हर वर्ड को पकड़ो, उसकी कहानी, उसका रूट कुछ बनाओ दिमाग में, डायरी में लिखो। चलिए अगला वर्ड है टेक्टोनिक। आपको पता होगा धरती के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, धरती यानी अर्थ के नीचे, और जब ये प्लेट्स हिलती हैं तो आता है अर्थक्वेक। पता होगा ना आपको, एक हमारे एशिया की प्लेट है, एक यूरोप की प्लेट है, दोनों भिड़ गई तो इंडिया निकल आया बीच में से, अफ्रीका निकल आया, पहले सब मिले हुए थे। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वहीं से वर्ड बनाया गया है। अगर कोई टेक्टोनिक काम हो रहा है तो वो ऐसा काम हो रहा है जो एक्सट्रीम इन नेचर है। धरती हिलना, इससे एक्सट्रीम क्या होगा? कुछ भी नहीं है। अगर कोई टेक्टोनिक बदलाव आया तो वो ऐसा बदलाव है जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो, उसके बाद जब सब कुछ बदल जाता है तो वो टेक्टोनिक चेंज है ना। ऐसे इस वर्ड को आपको याद रखना है। आफ्टर द इंसिडेंट देयर वॉज अ टेक्टोनिक शिफ्ट इन हर एटीट्यूड। इस इंसिडेंट या घटना के बाद, वाक़ये के बाद, एक एक्सट्रीम शिफ्ट आया, चेंज आया, बदलाव आया उसके एटीट्यूड में। कैसा था? टेक्टोनिक था, बहुत बड़े स्केल का, एक्सट्रीम था।
चलिए ये वर्ड आपने समझ लिया। आज इसका सिनोनिम आएगा ड्रामेटिक। ड्रामेटिक है ना, जो ड्रामा जैसा हो। ड्रामा में जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं अगर रियल लाइफ में होने लगे तो हम बोलते हैं उसको ड्रामेटिक। चलिए लास्ट वर्ड है अपना इनडिफरेंस। देखिए डिफरेंस होता है फ़र्क और इनडिफरेंस होता है बेफर्की। बेफर्की कोई वर्ड है या नहीं? आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही ना पड़े, है ना, हो रहा है तो होने दो, सानू की। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनडिफरेंस। लैक ऑफ कंसर्न और इमोशंस फॉर समथिंग। अगर आप में इनडिफरेंस है तो आप में डिसइंटरेस्ट भी है, क्योंकि आप में डिफरेंस नहीं आ रहा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा। और इसको अपैथी भी बोलते हैं। पैथी यानी फीलिंग्स, अपैथी यानी लैक ऑफ फीलिंग्स। कोई आपके सामने मर रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है, ना आपको खुशी है ना उसका गम है, ठीक है। चलिए नॉन चैलेंज एक एडवांस्ड वर्ड है। नॉन चैलेंज का मतलब होता है बस यही वाला, है ना, सानू की। इनडिफरेंस टू योर करियर कैन कॉस्ट यू डियरली। अपने करियर के लिए अगर इनडिफरेंस आप में होगा तो ये आपको कोस्ट करेगा, कीमत देगा बहुत बड़ी, बहुत डियरली। डियरली यानी बहुत एक्सपेंसिव तरीके से। डियर का मतलब प्यारा भी होता है और डियर का मतलब एक्सपेंसिव भी होता है, महंगा भी होता है। तो ये बहुत महंगी कॉस्ट आप पे डालेगा करियर के लिए अगर आप इनडिफरेंट हैं तो यू सी द वर्ड अपैथी इन द आर्टिकल टुडे। 5 वर्ड्स इन डिटेल। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखो समरी ये कि वोटर टर्नआउट पिछले 4, 5, 10 इलेक्शंस के मुकाबले बहुत कम आया इस बार। और कुछ लोग कह रहे हैं गर्मी है। तो गर्मी तो 2019 में कोई स्विट्ज़रलैंड में तो हुए नहीं थे चुनाव, यहीं हुए थे, तब भी गर्मी थी। 2014 में भी गर्मी में हुए थे इलेक्शंस। तो गर्मी तो हर साल होती है, और बढ़ गया होगा 1 आधा डिग्री। लेकिन वोट परसेंटेज कम होने के कई रीजंस और भी हो सकते हैं। अब वो सारे रीजंस इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं और उनको डिस्कशन के बाद में ये आर्टिकल कह रहा है कि इस पहेली को सुलझाने का जिम्मा होता है इलेक्शन कमीशन का। एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को निकालनी चाहिए इस इलेक्शंस के बाद कि कौन से ऐसे फैक्टर्स से जिसकी वजह से लोगों ने 5 साल में एक बार होने वाले चुनाव में भी वोट नहीं किया। और ओवरऑल ये ट्रेंड डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। लास्ट में एक बड़ी पावरफुल कोट इसने जो है लगाई है, अगर आप वोट करते हैं तो आपको वही सरकार मिलती है जो आप डिज़र्व करते हैं, और अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आपको वो सरकार मिलती है जिसे ना आप उसको डिज़र्व करते हैं ना वो आपको डिज़र्व करती है। समझ गए? चलो लास्ट में देखेंगे वो लाइन जब आएगी। टोन आज की कंसर्न को दिखा रहा है, चिंता को दिखा रहा है। आर्टिकल को शुरू करें। कह रहा है विद जस्ट वन फेज लेफ्ट इन द जनरल इलेक्शन 2024 a stock taking exercise on voter participation across the country reveals a significant dampening in turnout in this set of elections in comparison to the 2019 and even the 2014 जनरल इलेक्शंस। कह रहा है जी विद यानी साथ ही, महज एक चरण के लेफ्ट होने के या बचे होने के जनरल इलेक्शन में, आम चुनावों में 2024 के। कह रहा है जी इस घटना के साथ ही हुआ क्या? कह रहा है जी एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज जो है, स्टॉक टेकिंग यानी जायज़ा। जब दुकानदार साल के अंत में अपना स्टॉक देखता है कि यार इस साल मैंने 500 पैकेट नमक के मंगाए थे, कितने बिके, कितने बचे, कितने चूहे खा गए, तो वो स्टॉक टेकिंग करता है, जायज़ा लेता है अपने सामान का। वहीं से हमने वर्ड निकाल लिया स्टॉक टेकिंग करना, किसी भी चीज़ का जायज़ा लेना। कह रहा है जी एक चरण के चुनाव के बचने के साथ ही एक जायज़ा लेने वाली स्टॉक टेकिंग वाली एक्सरसाइज जो है वोटर के पार्टिसिपेशन पे, मतदान के भागीदारी पे, और कहाँ पे? पूरे ही देश में, अक्रॉस द कंट्री। कह रहा है ये एक्सरसाइज जो है ना ये रिवील करती है, खुलासा करती है एक बहुत बड़े डैम्पनिंग का, डिस्करेजमेंट का, टर्नआउट में, वोटर के प्रेजेंस में। टर्नआउट समझते हैं ना, वोटर कितने आए, कितनों ने वोट दिया। तो एक बहुत बड़े डिस्करेजमेंट का, हतोत्साह का, डैम्पनिंग का टर्नआउट में रिवील करती है। और कहाँ रिवील करती है? इस सेट ऑफ इलेक्शंस में, ये जो 5-7 चरणों में इलेक्शंस हुए हैं इस बार के, और ये करती है मुकाबले में, इन कंपैरिजन टू 2019 के इलेक्शंस और यहाँ तक कि 2014 के इलेक्शंस के। समझ गए? तो जैसे ही चुनाव आयोग ने इस एक्सरसाइज को किया और वोटर टर्नआउट डेटा हमें दिया तो हमें पता लगा इस डेटा से कि बहुत ज़्यादा डैम्पनिंग हो गई है टर्नआउट में। लोग घर से आकर के वोट ही नहीं कर रहे हैं इस बार, बजाय 2019 और 14 के जो है चुनावों के। स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज की वो रिवील करना, खुलासा करना,
डैम्पनिंग यानी कि जो आपको डैम्पन करे, डिस्करेज करे, आपकी हिम्मत को तोड़े, वोटर का टर्नआउट जो है उससे कम हो। और कुछ देखने वाला मेरे को लग नहीं रहा इसमें। ये वर्ड स्टॉक टेकिंग जो है ना, ये एक नाउन है। वैसे तो एडजेक्टिव बनकर क्या है, ये स्टॉक टेकिंग एक नाउन भी है, एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ होता है, लेकिन वर्ब फॉर्म में इसको बोला जाता है टू टेक स्टॉक। स्टॉक टेकिंग तो नाउन हो गया, जीरंड हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन वर्ब फॉर्म में टेक स्टॉक, जायजा लेना। कभी अखबार में पढ़ना, कहीं बाढ़ वाड़ आ जाएगी तो पीएम जाएंगे अपने हेलीकॉप्टर पे। द पीएम विजिटेड द ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। पीएम ने ड्रॉट अफेक्टेड जो एरिया हैं, ड्रॉट या सूखा समझ लो ना, बाढ़ है तो फ्लड अफेक्टेड, सूखे या बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को दौरा किया या विजिट किया, स्टॉक टेक करने के लिए, जायजा लेने के लिए सिचुएशन का, हालात का। याद रखना इसको, क्विज में पूछ लिया मैंने आज आपसे फ्रेजल वर्ब। कह रहा जी देयर आर स्टेट एंड रीजनल लेवल वेरिएशंस। अब देखो डैश लगा के इन वेरिएशंस के बारे में बताया गया। कह रहा जी बहुत सारे वेरिएशन हैं, उतार चढ़ाव हैं, डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस है स्टेट और रीजनल लेवल पे। अब वो वेरिएशंस, उतार चढ़ाव क्या है? वोटर्स इन द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड मैनी इन द साउथ टिपिकली वोटेड हायर देन दोज इन द वेस्ट। वोटर्स जो हैं ईस्टर्न स्टेट्स के और नॉर्थ ईस्ट के और बहुत सारे साउथ के, उन्होंने आम तौर पे टिपिकली वोट किया ज़्यादा बजाय दोज के, उन लोगों के, उन वोटर्स के जो हैं वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया। तो हमारी तरफ का जो एरिया है, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इवन यहाँ पे वोट कम पड़े हैं, और जो समझ गए ना बनारस की उस तरफ की जो बेल्ट है वहाँ पे वोट ज़्यादा पड़े हैं। ये वेरिएशंस हमें मिली हैं। स्टेट की वर्ब है आर, वेरिएशंस की वर्ब है देखो स्टेट की वर्ब आर नहीं है, मुझसे भी गलती हो गई आज। वेरिएशंस की वर्ब है आर, देयर से क्लोज शुरू हुए, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी है, और सब्जेक्ट आएगा बाद में, वेरिएशंस, देयर आर वेरिएशंस। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर वेरिएशन लिखा होता तो यहाँ पे इज लगाना होता। देखा कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। देयर से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब का, इससे कनेक्शन है। देयर के बाद हमेशा इस चीज़ को याद रखें, बाद में आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब आती है। मैनी वोटर्स की बात हो रही है, वर्ब है यहाँ पे वोटेड। दोज लगाया गया कंपैरिजन के लिए, दैट और दोज वाला कॉन्सेप्ट आज मैं नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन शायद 500 बार हो चुका होगा पिछले 2 साल में। कब दैट लगाना है, कब दोज लगाना है कंपैरिजन के लिए। डायरी खोल लो अपनी नोट्स वाली, अगर बनाई है तो। बढ़े आगे। कह रहा है जी येट बारिंग सम एक्सेप्शंस सच एज तेलंगाना एंड कर्नाटका वेयर वोटर टर्नआउट रजिस्टर्ड अ स्मॉल इंक्रीज from 62.8% to 65.7% and 68 to 70.6 among others. There has been a general decline in voting across states in 2024. इतना लंबा सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस की आत्मा पढ़नी हो तो इस कोमा के बाद लास्ट में लिखी हुई है रहा है, देयर हैज़ बिन, एक आम तौर पे डिक्लाइन या उतार वोटिंग में अक्रॉस स्टेट्स, हर स्टेट में 2024। अक्रॉस स्टेट्स मतलब किसी भी स्टेट से कहीं भी चले जाओ आपको उतार ही दिखेगा जनरल तौर पे। और ये उतार कैसे रहा है ये ऊपर बताया गया। कह रहा है जी फिर भी छोड़ करके बारिंग, बारिंग यानी छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर, कुछ एक्सेप्शंस को, कुछ अपवादों को, जैसे कि एक अपवाद है तेलंगाना और एक है कर्नाटका। कह रहा है इनको छोड़ दो। कह रहा है ये वो 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे वोटर का जो भागीदारी था, टर्नआउट था, उसने रजिस्टर किया एक थोड़े से चढ़ाव को, इंक्रीज़ को। तेलंगाना की बात करें तो 62.8 से 65.7 हो गया इस साल, और अगर कर्नाटका की बात करें तो 68.8 से 70.6 हो गया। कह रहा अमंग अदर्स, ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहाँ थोड़ा थोड़ा बढ़ा है। कह रहा है इनको छोड़ दो तो फिर एक जनरल डिक्लाइन ही आपको देखने को मिलेगा बाकी की स्टेट्स और यूटीज़ में। चलिए टर्नआउट की वर्ब है रजिस्टर्ड, वोटर टर्नआउट आप समझ चुके होंगे अब तक, है ना। बारिंग यानी एक्सेप्ट फॉर, फ्रॉम और टू लगा के रेंज बताई गई है। फ्रॉम 62 से 65 हो चुका है, फ्रॉम टू। आगे कह रहा है जी एज एन एनालिसिस इन द हिंदू रिवील्ड नॉट ओनली वॉज देयर अ डिप इन टर्नआउट इन परसेंटेज टर्म्स बट देयर वॉज ऑल्सो अ डिक्लाइन इन वोटर टर्नआउट in absolute terms in 132 of the 485 constituencies.
कह रहा है एक एनालिसिस ने, विश्लेषण ने, एक रिसर्च ने जो छपी थी द हिंदू में, उसने ये रिवील किया कि ना केवल था एक डिप, एक उतार, एक गड्ढा, डिप यानी गिरावट टर्नआउट में, वोटिंग में, परसेंटेज टर्म्स में, तो ना केवल परसेंटेज टर्म्स में हमें एक डिप देखने को मिला, बल्कि वहाँ पे एक डिक्लाइन, एक उतार था वोटर टर्नआउट एब्सोल्यूट टर्म्स में भी। परसेंटेज में कम हो सकता है, लेकिन हो सकता है वोटर बढ़ गए हों, तो एब्सोल्यूट नंबर्स देखे तब भी कम था, दोनों ही तरीके से कम था। और कहाँ पे था ये? 485 में से 132 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चुनावी क्षेत्रों में। और ये कौन से चुनाव क्षेत्र हैं? जो वेंट टू पोल्स हुए, जो अभी इलेक्शंस करवाए गए, जहाँ पहले 6 फेजेस में, पहले 6 चरणों में। समझ गए? एनालिसिस की वर्ब है रिवील्ड, एनालिसिस सिंगुलर है। चलो यहाँ सवाल पूछ लेते हैं आपसे, एनालिसिस का प्लूरल क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कोई पजल, कॉनेंड्रम, एनिग्मा, रिडल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। बड़ा सिंपल सा सवाल है। एनालिसिस एक स्पेशल नाउन है जिसके लास्ट में IS आ रहा है। तो थीसिस, एनालिसिस, पैरेंथेसिस, है ना, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका प्लूरल आप कैसे बनाते हैं? डालो कमेंट्स में। बहुत बार करवा चुके हैं, कॉन्सेप्ट सबको आ चुका होगा अभी तक। डिप की वर्ब है वॉज, डिप का मतलब होता है गिरावट। डिक्लाइन की वर्ब है वॉज, डिक्लाइन का मतलब भी होता है गिरावट। नॉट ओनली के आने की वजह से वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा गया, ये कॉन्सेप्ट अभी आपको करवाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। कह रहा जी, द हाई नंबर ऑफ सीट्स दैट एनकाउंटर्ड अ डिप इन वोटर पार्टिसिपेशन इज अनप्रेसिडेंटेड। कह रहा जी, वो बड़ा आंकड़ा जो है सीट्स का, वो बड़ा आंकड़ा जो है चुनावी क्षेत्रों या कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जिन्होंने एनकाउंटर किया, फेस किया, सामना किया एक डिप का, एक गिरावट का, वोटर के पार्टिसिपेशन में, मतदान में। कह रहा है ये जो बड़ा आंकड़ा है 132 चुनावी क्षेत्रों का, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये मैचलेस है, ये अनपैरेलल्ड है, अभूतपूर्व है। और कब से? ये है जी सिंस द लेटेस्ट डिलिमिटेशन दैट वाज कंडक्टेड प्रायर टू 2009 जनरल इलेक्शंस। कह रहे जी ये तब से है जब से लेटेस्ट डिलिमिटेशन हुआ। डिलिमिटेशन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों के छोटे छोटे हिस्से करना। पहले जयपुर एक सीट थी, फिर इन्होंने 2 कर दी, जयपुर रूरल और जयपुर अर्बन। समझ गए ना? ये डिलिमिटेशन होता है, बाउंड्री को एडजस्ट कर देते हैं चुनावी क्षेत्रों की। हर कुछ सालों में पावर में रहने वाली सरकार अपने हिसाब से इस डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को करती है। तो कह रहे हैं जब से ये जो लेटेस्ट डिलिमिटेशन हुआ है, जिसको किया गया था बिल्कुल पहले या प्रायर टू 2009 के जनरल इलेक्शन के, ठीक है? तो तब से जो है हाई नंबर ऑफ सीट्स में जो इस बार कम वोटिंग हुई है वो मैचलेस है, अभूतपूर्व है। चलिए, हाई नंबर की वर्ब है इस। नंबर हमेशा सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। द हाई नंबर, द लगा दो जब भी नंबर के आगे तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है? अ लगा दोगे तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। पता है ना ये कॉन्सेप्ट? सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास में करवाऊंगा तो 5.5 घंटे की हो जाएगी, इसलिए क्लास में रेगुलर रहा करो। 2-3 कॉन्सेप्ट हर क्लास में आ जाते हैं, कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। सीट्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है एनकाउंटर्ड, एनकाउंटर करना, सामना करना। अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल्ड देख चुके हैं आप। डिलिमिटेशन अभी आपको समझाया था, दैट आया डिलिमिटेशन के लिए, वर्ब है इसकी पैसिव में, वॉज कंडक्टेड। प्रायर टू यानी बिफोर या पहले। अब देखो अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप देन की जगह टू का इस्तेमाल करते हैं। भाई प्रायर देन भी तो लिखा जा सकता था ना, प्रायर देन दैट, उससे पहले। भाई प्रायर एक एडजेक्टिव है। ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके आगे देन का इस्तेमाल नहीं होता कंपैरेटिव डिग्री लगाने के बावजूद। और ये एडजेक्टिव्स की लिस्ट आपको मैं फटाफट बोल देता हूँ, लिखा तो नहीं मैंने, बोल देता हूँ। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है? एडजेक्टिव चैप्टर में करवाया हुआ आपको, फिर किसी क्लास में इस पे क्वेश्चंस बना के लाएंगे। याद रख लेना ये सारे नाम, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू एंड प्रायर टू। टू फिक्स्ड है, देन इनके बाद नहीं लगेगा। ही इज सीनियर देन मी, गलत है, ही इज सीनियर टू मी। कह रहा है जी, ए क्लोजर लुक एट द नंबर्स शोज दैट देयर वाज अ सिग्निफिकेंट बम्प इन टोटल इलेक्टोरेट। अगर एक करीबी निगाह डालें आंकड़ों पे तो वो निगाह हमें ये बताती है कि एक सिग्निफिकेंट बम्प आया है, एक बड़ा चढ़ाव आया है। अब देखो बम्प क्या है? डिप और डिक्लाइन का उल्टा है।
सड़क पे बम्प होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर्स जिस पे गाड़ी उछलती है आपकी, तो वैसा ही एक उछाल आया है, बम्प आया है टोटल इलेक्टोरेट में, टोटल मतदाताओं की संख्या में। इलेक्टोरेट यानी सभी वोटर्स का ग्रुप। आगे लिखा भी हुआ है एलिजिबल वोटर्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, सभी वो एलिजिबल मतदाता जो 18 से ऊपर के हो चुके हैं। और कब से आया है? 2014 से, ठीक है। एंड स्लाइट इंक्रीजेज इन 2019 2014, और थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है 2019 और 24 में। तो 14 से 24 तक, 2009 से 24 के बीच में आप देखेंगे तो इलेक्शन वोटर्स की संख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। क्लोजर लुक की वर्ब है शोज, बम्प की वर्ब है वॉज। अगेन देयर से क्लोज शुरू हुआ इसलिए वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले है। यहाँ बम्स होता तो वर्ब यहाँ पे वर लगना था, प्लूरल बनाते आप। चलिए, कह रहे जी बट इट वॉज ओनली इन 2024 दैट वोटर टर्नआउट ड्रॉप्ड ड्रामेटिकली इन मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कह रहे लेकिन ये सिर्फ 2024 में ही हुआ, ये घटना सिर्फ इसी बार हुई है कि दैट ये कि वोटर का टर्नआउट गिर गया बहुत तेज़ी से, ड्रामेटिकली, बहुत सारे चुनावी क्षेत्रों में, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो बढ़ते तो हर साल रहे हैं हर चुनाव में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मतदाताओं की संख्या बढ़ी है लेकिन परसेंटेज टर्म्स में वोटिंग कम हुई है। इट की वर्ब है वॉज, वोटर टर्नआउट की वर्ब है ड्रॉप। ड्रामेटिकली, टेक्टोनिकली, याद है ना वो टेक्टोनिक ड्रामेटिक, वही वाला वर्ड है, बड़े स्केल पे जब कोई काम होता है, एक्सट्रीम लेवल पे। चलिए, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पूछा था, बताया था, उसको अपने देख लेते हैं डिटेल में। ये सारे वो वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, ये सारे वो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो कि अगर शुरू में आ जाए किसी सेंटेंस के, एडवर्ब्स हैं ये, और ये कहलाती है नेगेटिव एडवर्ब्स। इनमें नो लगा होता है या नॉट लगा होता है पहले से ही। तो ये सारी एडवर्ब्स अगर क्लोज के शुरू में आ जाएं तो क्या करती हैं? बिगिनिंग में आते ही सेंटेंस में इन्वर्जन कर देती हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। जैसे देयर है ना, देयर वो जो काम करता है वो ये सारी एडवर्ब्स करती हैं। तरीका एक ही है इनको याद करने का, इनको आपको याद ही करना है। पढ़ लो, लिख लो, बोल लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यानी बिल्कुल भी नहीं, कैसे भी नहीं, इन नो वे मतलब किसी भी प्रकार से नहीं, नो वेयर मतलब कहीं भी नहीं, है ना। इन्हीं में आपको दिखेगा नॉट ओनली, नॉट ओनली मतलब ना केवल। तो ये सारी एडवर्ब्स का ध्यान रखना, जहाँ क्लोज के शुरू में आ जाएं, क्लोज में हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आपको रखनी ही रखनी है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ये ग्रामर सीरीज में से उठाया मैंने सारा जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनता है कुछ इस तरह का, नॉट ओनली शी वॉज ब्यूटिफुल बट ऑल्सो वेल्दी। ना केवल वो खूबसूरत थी बल्कि धनी भी थी, वेल्दी भी थी, रिच भी थी। नॉट ओनली शुरू में आ गया तो क्या करेंगे? वॉज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा करके शी से पहले लिखेंगे। ये सेंटेंस ऊपर वाला गलत है, आपको लिखना पड़ेगा नॉट ओनली वॉज शी ब्यूटिफुल बट ऑल्सो वेल्दी। एक और बनाते हैं सेंटेंस, नो वेयर आई हैव सीन योर बाइक। कहीं भी नहीं, नो वेयर कहीं भी नहीं, मैंने देखा है तुम्हारी बाइक को। मैंने तुम्हारी बाइक को कहीं भी नहीं देखा है, तो मैंने नो वेयर शुरू में लगा कर बोला कहीं भी नहीं देखा है मैंने तुम्हारी बाइक को। तो नो वेयर आई हैव सीन गलत हो जाएगा, हैव को आई से पहले लिखना होगा, नो वेयर हैव आई सीन योर बाइक। तो ये नेगेटिव एडवर्ब्स का कमाल है, शुरू में आते ही इन्वर्जन को फोर्स करती हैं ये सेंटेंस के अंदर। ओनली लेटर, ओनली देन से भी ऐसा ही होगा, इन नो वे से भी ऐसा होगा, शी विल की जगह आप लिखेंगे विल शी, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज में भी ऐसा होगा, है ना, विल शी। तो कॉन्सेप्ट याद रखना, सबकी लिस्ट मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ, एक बार बोल के देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कितनी है ये? 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 और 14, 14 एडवर्ब्स हैं जो आपको इस तरीके से बिहेव करती हैं। बढ़े आगे, चलो आगे क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ पे। कह रहा है जी दिस ड्रॉप इन टर्नआउट कैन पॉसिबली एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये जो गिरावट आई है वोटर टर्नआउट में उसको पॉसिबली एक्सप्लेन किया जा सकता है पॉलिटिकल फैक्टर से, सियासी कारणों की वजह से। ड्रॉप की वर्ब है कैन बी एक्सप्लेन्ड। अब वो क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, क्या राजनीतिक कारण है? देखो सवाल पूछ रहा है, वॉज से शुरू कर रहा है सेंटेंस को। कह रहा है जी वॉज, एक सेकंड, ये शायद पेन काम नहीं कर रहा आज। वॉज देयर अ लोअर एंथुसियाज्म टू वोट इन स्टेट्स विच डिड नॉट फीचर अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट अमंग द पार्टीज इन द फ्रे। क्या एक लोअर टर्नआउट था
क्या एक लोअर एंथुजियाज्म था, कम जोश था वोट करने का ऐसी स्टेट्स में जो फीचर नहीं की, या जिन स्टेट्स में फीचर नहीं किया, फीचर करना यानी शिरकत करना, जिन स्टेट्स में एग्जिस्ट नहीं करता था, शिरकत नहीं करता था, एक मजबूत मुकाबला पार्टीज़ के बीच में, वो पार्टी जो इन द फ्रे हैं, जो compete कर रही हैं, जो चुनावों में खड़ी हैं। क्या एक ये रीज़न है कि पार्टियों में कोई मुकाबला ही नहीं है, आपको पता है जी यही आएगा, आएगा तो यही, तो फिर वोट क्यों करना, मेरे वोट से क्या होगा? तो क्या एक ये रीज़न था एंथुजियाज्म के कम होने का? सवाल पूछा गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अगेन आपको इन्वर्जन मिल रहा है, एंथुजियाज्म सब्जेक्ट है और वर्ब है इसकी वॉज। ठीक है, वर्ब से आपको सेंटेंस को शुरू करना है जब भी सवाल पूछा गया हो। विच की वर्ब है डिड नॉट फीचर, विच आया स्टेट्स के लिए। इन द फ्रे होना यानी कि चुनावी दंगल में होना या किसी भी दंगल में होना। फ्रे का मतलब होता है कंपटीशन। अगर आप इन द फ्रे हैं, इस फ्रेज को याद रखना, इन द फ्रे, अगर आप इन द फ्रे हैं तो आप कंपटीशन के, प्रतियोगिता के मैदान में हैं। ये फ्रेज मैंने आज आपसे पूछा है। करेक्ट, डज दिस एक्सप्लेन द रिलेटिवली लो टर्नआउट इन गुजरात 60.1% अब 4.4 ड्रॉप फ्रॉम 2019। करेक्ट, क्या ये चीज़ एक्सप्लेन करती है उस तुलनात्मक तौर पे, रिलेटिव तौर पे कम वोटर टर्नआउट को? गुजरात में 60.1% ही हुआ है, जो कि 4.4 ड्रॉप है 2019 से। 2019 में 65.5 था, 64.5 था, इस बार 60.1 हुआ है। तो एक तो ये सवाल इसने पूछ लिया। कह रहा है जी वेयर द भारतीय जनता पार्टी इज इन डोमिनेंट पोजीशन, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक डोमिनेंट पोजीशन में है, मजबूत स्थिति में है। तो गुजरात के बारे में एक सवाल इसने ये पूछा। कह रहा है या फिर और केरला 71.3%, 6.6 पॉइंट ड्रॉप, वेयर बोथ द मेन राइवल्स द लेफ्ट एंड द कांग्रेस अलॉन्ग विद द allies आर पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक नेशनली। कह रहा है या फिर केरला में जहाँ पे 6.6 का ड्रॉप हुआ है और जहाँ दोनों मेन पार्टियों के जो राइवल हैं, दोनों मेन जो प्रतियोगी हैं, एक तो लेफ्ट पार्टियाँ और एक कांग्रेस और दूसरे इनके कई अलाइज, जहाँ ये सब के सब मिले हुए हैं इंडिया ब्लॉक में नेशनली, एक दूसरे के, ठीक है, पार्ट है, हिस्सा है इंडिया ब्लॉक का। भी नेशनल लेवल पे अगर आपने एक दूसरे का हिस्सा बने हुए हो तो फिर मैं आपको वोट दूं या इसको दूं, उसको दूं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी को भी ना दूं फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है? भाई लोगों को ऐसा ही लगता है ना। दोनों जो आदमी मेरे चुनावी क्षेत्र में जो सबसे मेन जो कैंडिडेट्स हैं, अगर वो सेंटर में साथ में मिले हुए हैं तो इसको वोट दूं या उसको वोट दूं, हो सकता है किसी को भी ना दूं। इसलिए ये भी रीज़न हो सकता है केरला का, जैसा कि गुजरात का इन्होंने एक्सप्लेन किया। सवाल समझ में आ गए इसके दोनों? दो सवाल हैं और से जुड़े हुए हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। डज से शुरू हो रहा है सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से ऑफ कोर्स। दिस की वर्ब है डज एक्सप्लेन। ठीक है, जनता पार्टी भारतीय की वर्ब है इज, राइवल्स की वर्ब है आर। राइवल या रिवल बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स। एक कॉन्सेप्ट और देख लो इसमें फटाफट से, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली ये दो ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनके बाद में आपको कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना है। रिलेटिवली मतलब तुलनात्मक तौर पे, तो लो लिखने से तुलनात्मक तौर पे कम अपने आप बन गया। रिलेटिवली लोअर लिखूंगा तो ये सेंटेंस में एरर है, दो कंपैरेटिव चीज़ों को मैं एक साथ यूज़ नहीं करूंगा। तो इनके बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री के यूज़ करें, रिलेटिवली गुड, रिलेटिवली बैड, रिलेटिवली फास्ट, रिलेटिवली डीप, है ना। चलो, कंपैरेटिवली के साथ भी यही करना है, ध्यान रखना। कह रहे जी हैज़ इंटरस्टेट माइग्रेशन बिन अ फैक्टर विच पॉसिबली एक्सप्लेन्स द लो टर्नआउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स। क्या इंटरस्टेट जो माइग्रेशन है, लोगों का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रवासी बन के जाने का काम जो है, क्या वो भी एक फैक्टर रहा है जो कि पॉसिबली एक्सप्लेन करे कम टर्नआउट को नॉर्थ और सेंट्रल की स्टेट्स में, जहाँ से लोग जो हैं साउथ की तरफ जाते हैं, मुंबई की तरफ जाते हैं, और समझ गए ना। अगर आप अपना स्टेट छोड़ के कहीं और काम कर रहे हो और आपकी स्टेट में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, तो अपने आप ही वहाँ मतदान कम होगा, हर आदमी अपना छुट्टी लेकर के वोट करने नहीं आएगा। चलिए, माइग्रेशन की वर्ब है हैज़ बिन, सेंटेंस शुरू हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, अगेन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है लास्ट में। विच आया है फैक्टर के लिए, विच की वर्ब है एक्सप्लेन्स। माइग्रेशन होता है प्रवासी पना, एक जगह से दूसरी जगह घूमना। कह रहा है बिहार फॉर एग्जाम्पल हैज़ सीन अ सिग्निफिकेंट जेंडर गैप। बिहार की अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसने देखा है एक बहुत बड़े जेंडर गैप को, लैंगिक जो है फासले को, गैप को।
विद वीमेन वोटर्स फार आउट नंबरिंग मैन इन पार्टिसिपेशन इन परसेंटेज टर्म्स। जहाँ पे वीमेन वोटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा आउट नंबर कर रही हैं। आउट नंबर करना यानी आंकड़े में बड़ा होना। जहाँ वीमेन वोटर्स जो हैं आंकड़े में बहुत बड़ी हैं मैन वोटर से पार्टिसिपेशन में, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए। क्योंकि बिहार में हो सकता है आदमी सब बाहर जाते हों, सबका मतलब है ज़्यादातर, तो वापस नहीं आए छुट्टी लेकर के वोट करने, औरतें घर हैं उन्होंने वोट कर दिया। तो ये इंटर स्टेट माइग्रेशन का एक बहुत अच्छा इन्होंने एनालिसिस दिया है, उसका एक समझ गए ना, एक स्टेटमेंट दिया है। बिहार की वर्ब है हैज़ बीन। चलिए, आउट नंबर करना किसी से संख्या में ज़्यादा होना। कह रहा है जी हैव द हीट वेव कंडीशंस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इलेक्टर्स डिसाइडिंग टू स्टे एट होम। क्या जो हीट वेव की, लू की, गर्मी की जो कंडीशंस हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इलेक्टर्स के यानी मतदाताओं के डिसाइड करने में इस चीज़ को कि वो घर ही रहेंगे, वोट करने नहीं जाएंगे। ये भी एक सवाल है। कंडीशंस की वर्ब है हैव कंट्रीब्यूटेड टू। कह रहे दीज आर क्वेश्चंस दैट डिजर्व ए क्लोजर लुक एट डेटा। यही वो सवाल हैं जो पहली को खड़ा करते हैं, यही वो सवाल हैं जो डिजर्व करते हैं, लायक हैं एक क्लोजर लुक के, एक नज़दीकी लुक के डेटा के ऊपर। एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट प्ले अ रोल। और ईसीआई को एक रोल को प्ले करना ही होगा, भूमिका को निभाना ही होगा। और किस चीज़ में? इन आंसरिंग सम ऑफ दम, इनमें से कुछ एक सवालों को आंसर करने में। तो ये सवाल जो द हिंदू वाला अपने ऑफिस में बैठ करके सोच सकता है एनालिसिस करके, ईसीआई के पास तो उनसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ईसीआई को इनमें से कुछ सवालों के जवाब पब्लिक के सामने रखने चाहिए। क्वेश्चंस की वर्ब है आर, दैट की वर्ब है डिजर्व, इलेक्शन कमीशन की वर्ब है मस्ट प्ले। प्ले और रोल करना, भूमिका को अदा करना। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, इलेक्शन कमीशन को क्या रखी है? डेटा दे तो दिया उन्होंने, उनको सवाल क्यों जवाब करने? अब उस बात का जवाब इसने अगली वाली लाइन में दिया है। कह रहा है जी इंडिया हैज़ ऑलवेज enjoyed a higher degree of participation relative to other electoral democracies। इंडिया ने हमेशा ही इंजॉय किया है एक ज़्यादा डिग्री को, लेवल को, पार्टिसिपेशन का। और किसके मुकाबले? दूसरी इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज़ के मुकाबले, दूसरी चुनाव करने वाले देशों के मुकाबले, जहाँ पे इलेक्शन के हिसाब से डेमोक्रेसी होती है। एंड अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप एज सीन दिस ईयर इज़ कॉज फॉर कंसर्न। और एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप जो है जैसा देखा गया इस साल, वो एक चिंता का कारण है, एक कॉज फॉर कंसर्न है। हमारे यहाँ हमेशा ही दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से वोटिंग होती है, इस बार नहीं हुई। अपने आप ही इलेक्शन कमीशन को टेंशन में आना चाहिए। इंडिया की वर्ब है हैज़ ऑलवेज इंजॉयड, ऑलवेज एडवर्ब है ऑफ कोर्स। ड्रॉप की वर्ब है इज। कह रहा है जी वोटर अपैथी ओवर द लॉन्गर टर्म कैन अंडरमाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इटसेल्फ। वोटर का जो अपैथी है, अपैथी यानी लैक ऑफ फीलिंग्स, लैक ऑफ कंसर्न, नॉन चैलेंज, इनडिफरेंस। तो वोटर की जो लैक ऑफ फीलिंग है इलेक्शन को लेकर के, लंबी दौड़ में देखें, लॉन्गर टर्म में देखें, तो ये अंडरमाइन कर सकती है, कमज़ोर बना सकती है, वीकन कर सकती है जनतांत्रिक प्रक्रिया को, खुद को ही, प्रोसेस को इटसेल्फ। अपैथी आपने देख लिया था, नॉन चैलेंज मैंने आपको बताया था, इसका सिनोनिम है वर्ब है इसकी कैन अंडरमाइन। अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, खोखला बनाना। कह रहा है जी पीपल। अब देखो लास्ट वाली लाइन बहुत प्यारी है, मैंने भी पहली बार सुनी है, ये बड़ा इंस्पायरिंग जो है ये सेंटेंस है। कह रहा है जी पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व व्हेन दे वोट। लोगों को मिलती है वही सरकार जो वो डिज़र्व करते हैं जब वो वोट करने जाते हैं। अगर वोट करते हैं ना तो आपको वही सरकार मिलेगी जो आप चाहते हो। अरे आगे कह रहा है एंड द गवर्नमेंट दे डू नॉट डिज़र्व व्हेन दे डू नॉट वोट। और फिर मिलती है उनको वो सरकार जो वो डिज़र्व नहीं करते हैं जब वो वोट करने नहीं जाते। तो वोट करने जाओगे तभी सरकार के लिए कभी रोना कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अगर वोट ही नहीं किया है कभी या करते ही नहीं हो, तो फिर आपको जो मिला है वो आप डिज़र्व करो या ना करो, वही मिलने वाला है। पीपल की वर्ब है गेट। दे की वर्ब है डिज़र्व, डिज़र्व होना यानी लायक होना। दे पीपल के लिए आया, अगेन वोट वर्ब है इसकी। दे की वर्ब है डू नॉट डिज़र्व और दे की वर्ब है डू नॉट वोट। रैप अप करें क्लास को। ऊपर मैंने आपसे पूछा था डैम्प स्क्विब क्या होता है। देखिए स्क्विब यानी पटाखा, डैम्प का मतलब है गीला। गीला पटाखा कैसे बजेगा? फुस्स पटाखा होता है ना, जो हिंदी में बोलते हैं इसको ऊंची दुकान फीका पकवान। दुकान के नाम बहुत सुने थे, पटाखे के बारे में भी बहुत सुना था, लेकिन वो बजा नहीं ठीक से।
दुकान का पकवान भी जो है अच्छा नहीं बना। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, डैम स्क्विब गिला पटाखा। वेट ब्लैंकेट क्या होता है जी? वेट यानी गीला, ब्लैंकेट यानी कंबल। वेट ब्लैंकेट एक डिस्करेजमेंट होती है। कोई आदमी, जैसे कि मैंने वो एग्जांपल दिया था, बहुत जोशीला है, आप उसके ऊपर गीला कंबल डाल दो, सारा जोश उसका ठंडा कर दो। तो डिस्करेजमेंट जो होती है ना, उसको बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। किसी आदमी को हौसला तोड़ने वाली कोई बात बोलते हैं, वो होती है वेट ब्लैंकेट। चलिए रैपअप करें क्लास को। आर्टिकल इजी था लेकिन फुल ऑफ लेसन्स था। वोकैब तो काफ़ी अच्छी है आज की, और ग्रामर भी ठीक ठाक मिल गई अपने को। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा आपको सोच के रिप्लाई करना है, लिखा नहीं हुआ आर्टिकल में साफ साफ। यहाँ पे इम्प्लीकेशन पूछा है आपसे, कह रहा है जी इंटर स्टेट माइग्रेशन का क्या इफेक्ट होता है वोटर टर्नआउट पे। ऐसा पैसेज में क्या इम्प्लीकेशन आपको दिया गया है? इससे एलिजिबल वोटर बढ़ जाते हैं, इससे जेंडर गैप आ जाता है वोटर पार्टिसिपेशन में, है ना, इससे रिड्यूस हो जाते हैं लोकल रेसिडेंट्स जो वोट करते हैं, और या फिर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर के आता है। बड़ा अच्छा सवाल है, मेंस लेवल का है, थोड़ा सोच लो, वीडियो को पॉज कर लो। देखो पैसेज ये इंप्लाई कर रहा है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन की वजह से जहां आपका चुनाव में नाम है, जहां आपका लिस्ट में नाम है, वहां वोट नहीं करोगे, तो लोकल रेसिडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। अब आप कहीं मजदूरी आप मतलब कोई भी इंसान कहीं छोटा मोटा काम कर रहा है बाहर जाके, वहाँ उसका वोट नहीं बनेगा जब तक वो 5, 4, 10 साल रह नहीं जाए या फिर सरकारी नौकरी में ना आ जाए। तो वो वोट तो उसका वहीं रहेगा, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का। तो लोकल रेसिडेंट यूपी, बिहार, राजस्थान में कम हो जाएंगे क्योंकि लोग इंटर स्टेट माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी स्टेट्स में गए हुए हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ वोटर अपैथी। वोटर की जो अपैथी है, जो लैक ऑफ फीलिंग है वोटिंग को लेकर के, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उसका इफेक्ट सबसे अच्छे से बताती है? खुद से करना है क्वेश्चन, फर्स्ट कमेंट में आंसर इसी वीडियो के नीचे डाल दिए। बड़ा इजी है, देखते ही आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चेक करो, पहले अपना निकालो आंसर, फिर मेरे वाले से मैच करो। बीच में मिलेगी वोकैब, इन द फ्रेड, डैम स्क्विब, कॉलंड्रम, वेट ब्लैंकेट और टू टेक स्टॉक। एक एक चीज़ आपको बड़े आसानी से प्रैक्टिकली आपको समझा दी गई है। आंसर इसके निकाल लो और फर्स्ट कमेंट में मेरे वाले से मैच कर लो। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, कहाँ मिलेगी वो बता देता हूँ। एक मिलेगी इस वर्ड की वजह से, एक मिलेगी आपको इन्फीरियर नाम के वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी कंपैरेटिवली नाम के वर्ड की वजह से। चेक करके बताना फर्स्ट कमेंट से आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, बताया करो। 6 मिले, 5 मिले, 2 मिले, 10 मिले, है ना। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे ज़रूर कमेंट किया करो, सर पीडी पूरी देख ली है मैंने, समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा तो पीडी आए, नहीं तो खाली पीडी लिख दो, आपका फीडबैक मुझे मिल जाएगा। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।